दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने भारत में यूरोपियों के आगमन के क्रम में आपको पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ाया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि किस कंपनी का आगमन कब हुआ था। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1595 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में और फ्रेंच 1664 ईस्वी में भारत आए थे। ये कंपनी के आगमन का क्रम है भारत में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनी के स्थापना का क्रम, तो भारत में यूरोपीय कंपनी आपके अलग अलग समय में थोड़े स्थापना हुए हैं। जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, उन्होंने 1498 ईस्वी में वो भारत में अपनी कंपनी का स्थापना की और उनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में बन के तैयार हुई। उसके बाद आपके अंग्रेज आए। जैसे देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया कि भारत में कंपनियों का आगमन का क्रम, तो पहले पुर्तगाली फिर डच। लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारत में यूरोपीय कंपनी का स्थापना का क्रम, तो आपसे पहले आया पुर्तगाली, फिर आए अंग्रेज। यहाँ पे डच नहीं, यहाँ पे डच बाद में हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने पहले कंपनी स्थापना कर दी है। डच पहले आए थे, लेकिन कंपनी का स्थापना पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की थी, 1600 ईस्वी में, और डच ने अपनी पहली कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित की थी। अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था वह सूरत में 1608 ईस्वी में बन के तैयार हुआ, और डच के द्वारा 1602 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में और 1605 ईस्वी में बन के तैयार हुई। डेनिस ने अपनी पहली कंपनी 1616 ईस्वी में, तंजौर में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसियों के द्वारा 1664 ईस्वी में कंपनी स्थापना किया गया और इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में बन के तैयार हुई। और इसके बाद एक और कंपनी है स्वीडिश, जो भारत में 1731 ईस्वी में अपनी कंपनी स्थापना करते हैं। इससे आपसे हमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सी कंपनी पहले आई, और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस यूरोपीय कंपनी ने अपना कंपनी का स्थापना पहले किया और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ है। तो ये आपको ये चार्ट याद करने में मदद देगा। इसके अलावा इसका एक ट्रिक भी है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, जहाँ पुत्र से होता है पुर्तगाली, अड़ा में अ से अंग्रेज, ड से डच, डैड में डेड से डेनिस और फंसा में फ से फ्रांस और स से स्वीडिश। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। इसको इस चार्ट के माध्यम से पढ़िए, कंपेयर करके आपको आसानी से याद होंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली कंपनी के बाद डच व्यापारी के बारे में हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। ये पहला डच यात्री था, और डचों के द्वारा 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में पहली तथा दूसरी पुलिकट में 1610 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। डच ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 में मुसलीपट्टनम में, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो मुसलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, और दूसरी कोठी पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इनके अलावा भी डचों के और भी फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन उसमें जो गेल्ड्रियार का फैक्ट्री या दुर्ग था वही की ओर किलेबंदी की गई थी। बाकी और किसी भी फैक्ट्री या बस्ती में इन्होंने कोई किलेबंदी नहीं की थी। डच ने पुलिकट में जो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था, मैंने जो उनका डच का जो पुलिकट बस्ती था वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढाला, और जिसको पैगोडा बोलते हैं, और उसका प्रचलन किया। मैंने उसको अपने विनिमय में, क्रय विक्रय में यूज करना शुरू किया। डचों के द्वारा ही भारत में व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किया गया। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ किया गया था। तो वहाँ पे आपको डच ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डचों के द्वारा ही भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए। मैंने डच ही पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे अपनी कंपनी में। अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद डचों का भारत से पतन हो गया था। ये याद रखिएगा कि अंग्रेजों का सर्वप्रथम
अंग्रेजों और डचों के मध्य जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, उसके बाद डचों का भारत से पतन हो गया था। डच ने बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में उनकी पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित हुई थी। डचों के द्वारा भारत में मसालों की जगह कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। ये याद रखिएगा, डच भारत में मसालों की नहीं, वो कपड़ों के निर्यात के लिए भारत ज़्यादा आने की कोशिश करते थे। तो डच के बाद अब हम आपको ले चलते हैं अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी का आगमन 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी ने एक नई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का मकसद पूर्व के साथ व्यापार करना था। उस समय इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी थी जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अपनी कंपनी में ही एक नई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करते हैं। इसका मकसद सिर्फ था पूर्व के साथ व्यापार करना। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मर्चेंट एडवेंचर्स। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार दे दिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर दिया, एक कानून पारित कर दिया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था ब्रिटेन में, उस समय भारत में बादशाह अकबर का राज्य था और इसी मकसद से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया? तो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से। वो जेम्स प्रथम का दूत था। कैप्टन हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का दूत था और फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। उसका उद्देश्य भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करना था। फारसी भाषा का विशेषज्ञ इसलिए उसको भेजा गया था क्योंकि उस समय मुगलों की व्यापारिक आधिकारिक भाषा, राजकाज की भाषा फारसी थी और हेक्टर जो था, कैप्टन हॉकिंस जो था, वो फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। तो इसके लिए वो भारत में अंग्रेजों के लिए व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसको भेजा गया था और इस उद्देश्य में वो थोड़ा हद तक सफल भी हुआ था। इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई है, तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई है। जहांगीर के द्वारा इसको सूरत में 1608 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी। ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पे लड़के फंसते हैं। 1608 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन वो फैक्ट्री बनकर 1613 में तैयार हुई थी। 1608 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली, लेकिन फैक्ट्री बनकर 1613 ईस्वी में तैयार हुई। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में बनकर तैयार हो गई। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनना कहाँ शुरू हुआ, तो सूरत 1608 में, लेकिन पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से बन के कहाँ तैयार हो गई, तो 1611 मछलीपट्टनम में बन के तैयार हो गई थी। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में बन के सूरत में तैयार हुई थी, ये याद रखिएगा। 1615 ईस्वी में सर टॉमस सरो जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज राजदूत था, याद रखिएगा। 1615 ईस्वी में सर टॉमस सरो जेम्स प्रथम का ही दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। वो बादशाह से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। सर टॉमस सरो जो आया था वो इसी मकसद से आया था कि वो भारत के सभी भागों में अपना फैक्ट्री खोल सके और व्यापार कर सके, और वो इस मकसद में सफल हो पाया। इसके पहले जो कैप्टन हॉकिंस आए थे वो सिर्फ सूरत और पूर्व के भागों में ही व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर सके थे, लेकिन सर टॉमस सरो पूरे भारत में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त कर लिए जहांगीर से। इसके बाद 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान
अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक सुनहरा फरमान जारी किया जिससे अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में गोलकुंडा के बंदरगाहों में सफलतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सुनहरा फरमान क्या है, तो याद रखिएगा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में, मात्र 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में गोलकुंडा के सारे बंदरगाहों पे सफलतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसी कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहीं पर सेंट जॉर्ज नामक किला का निर्माण किया। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ है, तो याद रखिएगा सेंट जॉर्ज किला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया किला है और वो मद्रास में है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदान कर दिया। बम्बई पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन जब 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दे दिया। बम्बई भारत का शहर, भारत का उस पर कब्जा था, लेकिन पुर्तगाली व्यापार का अधिकार उस पर प्राप्त कर कर उसको दहेज के रूप में किसे दे देते हैं, तो अंग्रेज को दे देते हैं। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। एक्चुअली में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी पेरेंट्स कंपनी मर्चेंट एडवेंचरस, इस कंपनी में कुछ हिस्सा स्वयं ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय या महारानी एलिजाबेथ बोल सकते हैं, उनका खुद का हिस्सा था, जिस कारण से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना फेवर करते थे और उनको व्यापार में इतना बढ़ावा देते थे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली तो उनको ही बेनिफिट मिलता था कंपनी के व्यापार से। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। अंग्रेजों को तो इन्होंने बम्बई को तो इन्होंने पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको किराए पर ले ली और अपना व्यापारिक जो मुख्य कोठी था बम्बई शिफ्ट कर लिया सूरत की जगह। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जिम्मेदारी मात्र 1200 रुपये में प्राप्त किया और बाद में यही तीनों गांव आगे चलकर कोलकाता नगर बने और इस नगर को बसाने का श्रेय जॉब चार्नक को दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता नगर को किसने बसाया, तो जॉब चार्नक ने बसाया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया अंग्रेजों के द्वारा ही और इसके प्रथम अध्यक्ष बने अय्यर। याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष फोर्ट विलियम किले का कौन है, तो अय्यर। मुगल बादशाह फारखुशियर के दरबार में अंग्रेज दूत जॉन शॉर्मन अपने मंत्रिमंडल के साथ आया था। मुगल बादशाह जो थे फारखुशियर, उनके दरबार में अंग्रेज दूत जॉन शॉर्मन अपने मंत्रिमंडल के साथ आया। उनके साथ हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था जिसने फारखुशियर के गंभीर बीमारी का इलाज किया, जिससे खुश होकर फारखुशियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अनेकों व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए। तो याद ये क्वेश्चन पूछता है कि 1717 का फरमान किसने जारी किया, तो फारखुशियर ने जारी किया था। फारखुशियर के द्वारा जारी फरमान को दस्तक कहा जाता है। फारखुशियर के द्वारा जारी फरमान को दस्तक कहा जाता है और दस्तक का अर्थ एग्जाम में आपसे पूछता है, तो दस्तक का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। याद रखिएगा आप लोग, दस्तक शब्द का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। नवाब मीर कासिम द्वारा दस्तक को समाप्त कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दस्तक को शुरुआत किसने किया था, तो फारखुशियर ने। नवाब मीर कासिम ने दस्तक को समाप्त कर दिया था,
क्योंकि यह मुगलों और कंपनी के बीच संघर्ष के मुद्दों में से एक बन गया था, क्योंकि मुगल सरकार को राजस्व की इससे हानि होने लगी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि दस्तक को समाप्त किसने किया था, तो नवाब मीर कासिम ने, और दस्तक को शुरू किसने किया गया था, तो फर्रुखसियर ने। अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ शहर और उसके संस्थापक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले कलकत्ता, तो कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चॉर्नक। मद्रास के संस्थापक फ्रांसीसी डे। नई दिल्ली के संस्थापक हैं एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई का गिराल्ड एंगियार। तो ये 4 शहर के संस्थापक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। चारों शहर में से कोई एक शहर का नाम दे देगा, आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन संस्थापक, या तो मिलान करने दे देगा। तो ये इस चीज़ को एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यूरोपीय कंपनी के आगमन में अगला कंपनी है डेनिश व्यापारी कंपनी। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1620 ईस्वी में तंजौर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, और डेनिश ने 1676 ईस्वी में बंगाल के श्री रामपुर नामक स्थान पर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। डेनिश का कुछ ज़्यादा है नहीं। डेनिश के द्वारा 1643 ईस्वी से 1669 ईस्वी के मध्य डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां भारत में नगण्य रही थी। 1670 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना की गई थी, और जो 1729 ईस्वी में भंग कर दी गई। डेनिशों ने 1676 ईस्वी में बंगाल के श्री रामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। डेनिशों ने 1745 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी तथा भारत छोड़कर चले गए। माने डेनिश भारत में ज़्यादा दिन रहे नहीं। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर चले गए। अब यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में अगला कंपनी फ्रांसीसी कंपनी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जब हुई थी, उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14वां। ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना है, उस समय शासक कौन था, तो लुई 14वां उस समय शासक था। लेकिन फ्रांसीसी जिस कंपनी का स्थापना किया गया था, ये लुई 14वें के ही एक मंत्री कालवर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में की गई थी। माने इस कंपनी के स्थापना का श्रेय लुई 14वां के मंत्री कालवर्ट को दिया जाता है, और उस समय इस कंपनी का नाम देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया था। और फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी कंपनी का पहला फैक्ट्री कब और किसके नेतृत्व में कहाँ की गई, तो फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1668 ईस्वी में सूरत में की गई थी। उन्होंने 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के वास्तविक संस्थापक डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले ही थे जिन्होंने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना को बहुत विकास किया, बहुत विकसित किया। बंगाल में फ्रांसीसियों के मुख्य व्यापारिक केंद्र चंदन नगर थी, ये याद रखिएगा। फ्रांसीसियों के द्वारा पंडिचेरी में फोर्ट लुई नामक एक किला का निर्माण कराया गया था। फ्रांसीसियों के द्वारा ही पंडिचेरी में फोर्ट लुई नामक एक किले का निर्माण। एक और इसमें मुख्य पॉइंट है, जिसमें 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लिया था। माने डच जो थे वो फ्रांस से छीन लिए थे पांडिचेरी को, किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि से, किस संधि से, रिजविक की संधि के पश्चात पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। और पांडिचेरी का जो प्रथम गवर्नर था वो फ्रैंको मार्टिन था, ये याद रखिएगा आप लोग। फ्रांसीसी का पांडिचेरी में प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। भारत में व्यापार के आधिपत्य को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हमेशा संघर्ष होता रहता था, हमेशा, ठीक है।
और उस संघर्ष को भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, हम आगे उसको आपको पढ़ाएंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? तो डुप्ले को नवाब खान की उपाधि मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने दी थी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी? तो आलमगीर द्वितीय ने दी थी। अब देखिए कर्नाटक युद्ध। तो फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक आधिपत्य को लेकर हमेशा युद्ध होते रहता था और इसको मुख्य 3 युद्धों में बांटा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 के बीच चला था और यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था। मतलब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध स्टार्ट होता है और वही युद्ध भारत में भी प्रभावित हो जाता है। 1748 ईस्वी में ला सापला की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो ला सापला की संधि से समाप्त हुआ। उसके दूसरा कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध का मुख्य कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का विवाद बना। अब पहला युद्ध में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी मुख्य कारण था, तो दूसरा युद्ध में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी का मुख्य कारण था। इस युद्ध में गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी। दूसरे कर्नाटक युद्ध के समय गवर्नर जो था डुप्ले, वो हार गया था और उसे भारत से वापस बुला लिया गया और उसके जगह नए गवर्नर गोडुए को भारत में बनाकर अगला गवर्नर बना के भेजा गया और यह युद्ध 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुई थी। ये याद रखिएगा। और उसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। जो अंग्रेज और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे, उसी का यह एक मुख्य हिस्सा था और यह 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक भारत, कनाडा और यूरोपीय देशों के मध्य हुआ। 7 वर्षों तक चलने के कारण इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य मेनली हुआ था और इसमें फ्रांस की हार हो गई थी और उसी के साथ ही भारत में भी जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था वो समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के साथ। और इसी युद्ध के मध्य 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया था और वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा था। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व वांडीवास युद्ध में सर आयरकुट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन डी लाली ने की थी। ये पूछता है आपसे एग्जाम में कि वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरकुट ने और फ्रांसीसियों का तो कैप्टन डी लाली ने। फ्रांसीसी कंपनी पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को चंदन नगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो डुप्ले था वो पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो चंदन नगर का गवर्नर था। डुप्ले 1731 ईस्वी में चंदन नगर का गवर्नर बनाया गया और 1741 ईस्वी तक वो पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बन के गया और 1754 तक इस पद पर रहा था। और जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हुई थी तो उसके बाद गवर्नर जनरल गोडुए को बनाया गया था। चंदन नगर की बस्ती जो फ्रांसीसियों को दी गई, भेंट में दी गई, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो सहिस्ता खां के द्वारा दी गई थी। ये याद रखिएगा, फ्रांसीसियों को जो बस्ती दिया गया था वो सहिस्ता खां के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा एक और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लाइंस हैं जो आपको हम एमसीक्यू में कराएंगे कि ये इससे क्या क्या और क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उनका मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा और उसमें कराऊँगा। और एक दो लाइन है जैसे कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ रेड ड्रैगन था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से गई थी। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम आपको एमसीक्यू में कराएंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको भारत में प्रांतीय जो राज्य थे, स्वतंत्र राज्य, उनके बारे में पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले बंगाल इसमें आता है। बंगाल की राजनीति बहुत ही मुख्य
राजनीति है भारत में अंग्रेज़ों के आधिपत्य को लेकर। बंगाल के रास्ते ही भारत में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए, क्योंकि उस समय बंगाल भारत की राजनीति का केंद्र था और बंगाल पर जिस का भी राज होता था वो पूरे देश पर राज करता था। और अंग्रेज इस चीज़ को भाप गए थे और वो बंगाल के रास्ते ही पूरे भारत में राज कर पाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।